तो मेरा पहला प्रश्न ये रहा, माइक्रोस्पोरेंजियम की भित्ति सामान्यतया कितनी परतों से बनी होती है? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही जवाब है सी 4। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को एक तिजोरी की तरह सोचें तो ये प्रकृति की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में से एक है। इसकी भित्ति 4 परतों से बनी होती है। अच्छा, 4 परतें? हाँ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर होती है टैपेटम। बाहर की 3 परतें अंदर के हिस्से को बाहरी झटकों और मौसम की मार से बचाती हैं। तो जो चौथी परत है उससे जुड़ा मेरा अगला सवाल है। प्रश्न 2, टैपेटम की मुख्य भूमिका क्या है? ए परागण कराना, बी पराग कणों को पोषण देना, सी भ्रूण निर्माण या डी निषेचन कराना। इसका उत्तर है बी पराग कणों को पोषण देना। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब ये एक माँ की तरह है जो अपने बढ़ते हुए बच्चों को खाना खिला रही है, राइट? बिल्कुल सटीक रूपक है। टैपेटम पराग कणों के विकास के लिए जरूरी एंजाइम और पोषण बनाती है। अगर ये परत ठीक से काम ना करे तो पराग कण बांझ रह जाते हैं। ओह, तो पोषण बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। माइक्रोस्पोर मदर सेल किस प्रक्रिया से माइक्रोस्पोर बनाती है? ए माइटोसिस, बी मियोसिस, सी द्विगुणन या डी निषेचन। इसका जवाब है बी मियोसिस। लेकिन मियोसिस ही क्यों? क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम की संख्या को ठीक आधा कर देता है। अगर नर अपनी पूरी जेनेटिक जानकारी लेकर जाए और मादा भी पूरी जानकारी लेकर आए तो मिलने पर क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। ओह हाँ, तब तो पूरी प्रजाति का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए मियोसिस जीवन की निरंतरता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। प्रकृति का गणित सच में कमाल है। अब हमारा परागकण बन गया है। प्रश्न 4, परागकण के बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? ए इंटाइन, बी एक्साइन, सी न्यूसिलस या डी चलाजा। इसका जवाब है बी एक्साइन। और ये एक्साइन किस चीज की बनी होती है? ये मेरा 5वां प्रश्न है। परागकण की बाहरी भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? ए सेल्यूलोज, बी पेक्टिन, सी स्पोरोपोलिनिन या डी लिग्निन। इसका उत्तर है सी स्पोरोपोलिनिन। Here's where it gets really interesting. ये स्पोरोपोलिनिन इतना खास क्यों है? वैज्ञानिकों ने इसके बारे में इतना कुछ क्यों लिखा है? What's fascinating here is कि स्पोरोपोलानिन दुनिया के सबसे कठोर और अजेय जैविक पदार्थों में से एक है। ये एक तरह का बुलेट प्रूफ कवच है। बुलेट प्रूफ? Yep. एक छोटे से परागकण के लिए? हाँ, आप इस पर तेज से तेज एसिड डाल दें या कोई बहुत उच्च तापमान दें, ये नष्ट नहीं होता। इसी वजह से परागकण सालों तक, यहाँ तक कि जीवाश्मों में भी एकदम सुरक्षित रहते हैं। वाओ, मतलब प्रकृति ने इन मुसाफिरों को एक अभेद्य स्पेस सूट पहनाकर भेजा है। अब जबकि परागकण तैयार हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनका इंतजार कौन कर रहा है, यानी मादा जनन अंग। प्रश्न 6, भ्रूणकोश का विकास किससे होता है? ए माइक्रोस्पोर, बी मेगास्पोर, सी युग्मक या डी न्यूसेलस। इसका जवाब है बी मेगास्पोर। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है। अच्छा, और यही मेरा 7वां प्रश्न आता है। सामान्यतः कितने मेगास्पोर कार्यशील होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका सही विकल्प है ए 1। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पौधे ने 4 बनाए, लेकिन काम सिर्फ 1 कर रहा है। बाकी 3 का क्या होता है? बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं। वेट, रियली? ये तो संसाधनों की घोर बर्बादी है। पहली नजर में ऐसा लगता है, लेकिन विकासवाद के नजरिए से देखें तो वो तीनों अपने आप को कुर्बान करके अपना सारा पोषण उस एक बचे हुए मेगास्पोर को दे देते हैं ताकि वो मजबूत बने। ओह, तो ये बर्बादी नहीं है, ये एक निवेश है, एक मजबूत बच्चा तैयार करने के लिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अंडाणु के विपरीत सिरे को क्या कहा जाता है? ए माइक्रोपाइल, बी हिलम, सी चलाजा या डी न्यूसेलस। इसका सही उत्तर है सी चलाजा। अगर हम इसे एक नक्शे की तरह समझें तो एक तरफ अंडाणु है जो प्रवेश द्वार के पास है और उसके बिल्कुल उल्टे तरफ चालाजा है। एकदम सही। ये एक बहुत ही व्यवस्थित माइक्रोजियोग्राफी है। अब नर और मादा दोनों हिस्से तैयार हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों मिलेंगे कैसे? और हमारा तीसरा भाग इसी बारे में है, मिलन की राह।
प्रश्न 9, पराग नलिका अंडाणु में सामान्यतः किस मार्ग से प्रवेश करती है? ए. चलाज़ोगेमी, बी. पोरोगेमी, सी. मेसोगेमी या डी. एनिमोमैगी? इसका जवाब है बी, पोरोडेमी। ओके। और प्रश्न 10, पोरोगेमी में पराग नलिका किससे प्रवेश करती है? ए. चलाज़ा, बी. इंटीग्यूमेंट, सी. माइक्रोपाइल या डी. न्यूसेलस? इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोपाइल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इसे विजुलाइज करूं तो ये एक विशाल किले में घुसने के लिए एक सटीक गुप्त दरवाजे को खोजने जैसा है। माइक्रोपाइल वो गुप्त दरवाजा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि पराग नलिका के पास एक तरह का केमिकल जीपीएस होता है जो उसे ठीक उसी गुप्त दरवाजे तक ले जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अंदर से कुछ रसायन रिलीज होते हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं। कमाल है। तो अब पराग नलिका ने दरवाजा ढूंढ लिया है। अब अंदर वो घटना होगी जो पौधों की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारा चौथा भाग, प्रश्न 11, द्विगुण निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? ए. डार्विन, बी. मेंडल, सी. नवाशीन या डी. वॉटसन? इसका उत्तर है सी, नवाशिन। और प्रश्न 12, ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ए. भ्रूण, बी. बीज, सी. एंडोस्पर्म या डी. फल? इसका जवाब है सी, एंडोस्पर्म। ये ट्रिपल फ्यूजन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये क्या है? जब पराग नलिका अंदर आती है तो वो दो नर युग्मक छोड़ती है। पहला जाके अंडाणु से मिलता है जिससे भ्रूण बनता है। ठीक है। और दूसरा जाके दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ 3 चीजें मिल रही हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और इसी से एंडोस्पर्म बनता है। ओह, तो चूंकि 2 जगह निषेचन हो रहा है इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Exactly. अब आते हैं प्रश्न 13 पर। एंडोस्पर्म सामान्यतः कितने गुणसूत्रीय यानी प्लॉइडी का होता है? ए. हैप्लॉइड, बी. डिप्लॉइड, सी. ट्रिप्लॉइड या डी. टेट्राप्लॉइड? इसका सही विकल्प है सी, ट्रिप्लॉइड, यानी 3N। 3N? If we connect this to the bigger picture, इसका क्या फायदा है? ये जो 3N है ये असल में बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन का एक पैकेट है। 3N होने का मतलब है कि ये बहुत तेजी से और भरपूर मात्रा में पोषण बना सकता है। मतलब ये वही टिफिन बॉक्स है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, और जो हम लोग चावल या गेहूं खाते हैं ना, वो असल में पौधों का यही एंडोस्पर्म है। सच में? हम पौधों का टिफिन बॉक्स खा रहे हैं? बिल्कुल। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर पहुंच गए हैं। प्रश्न 14, बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रायोनी का अर्थ क्या है? ए. एक पौधे में कई पुष्प, बी. एक बीज में कई भ्रूण, सी. कई बीजों का निर्माण या डी. कई फलों का निर्माण? इसका जवाब है बी, एक बीज में कई भ्रूण। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, जैसे संतरे या नींबू में कभी-कभी एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं। अच्छा, और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 15, एंजियोस्पर्म में बीजावरण मतलब सीड कोट किससे बनता है? ए. न्यूसेलस, बी. इंटीग्यूमेंट, सी. एंडोस्पर्म या डी. भ्रूण? इसका सही उत्तर है बी, इंटीग्यूमेंट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जो इंटीग्यूमेंट है ये तो पहले मादा अंग की रक्षा कर रहा था ना? बिल्कुल। निषेचन के बाद यही इंटीग्यूमेंट सूख कर और सख्त होकर आने वाली पीढ़ी यानी बीज का रक्षक बन जाता है। प्रकृति का क्या अद्भुत डिजाइन है यार। जो चीज पहले ओव्यूल को बचा रही थी वो अब बीज का छिलका बन गई। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से परागकण के निर्माण से लेकर एक पूर्ण बीज बनने तक का सफर तय होता है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। जैसा कि हमने देखा, हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा इसी एंडोस्पर्म पर टिकी है। बिल्कुल। तो जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, अगर पौधे अपने परागकणों को बचाने के लिए स्पोरोपॉलिनिन जैसा अभेद्य कवच बना सकते हैं, हाँ, अगर वो रास्ता ढूंढने के लिए केमिकल जीपीएस बना सकते हैं, तो हमारे आसपास मौजूद इस शांत सी दिखने वाली प्रकृति में और कितने ऐसे सूक्ष्म युद्ध और चमत्कारी डिजाइन छिपे होंगे जिन पर हमारी नजर ही नहीं जाती। बहुत ही गहरी बात है। तो बस अगली बार जब कोई फूल देखें तो उसके अंदर चल रही इस विशाल मशीनरी को जरूर याद करें। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।